अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवर खबर। नाज़रीन, आज का शो साल 2024 के अहम अदालती मामलात और फैसलों का अहाता करने के लिए तरतीब दिया गया है। यह साल अदलिया के लिए बेहद अहम और मसरूफ रहा, जहां एक तरफ अदालतों के फैसलों ने अवामी और सियासी जिंदगी पर गहरे असरात छोड़े, तो दूसरी तरफ हमने देखा कि कानूनी और आईनी तब्दीलियों ने निज़ाम अदल में नुमाया हलचल पैदा की। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के रिटायरमेंट और नए चीफ जस्टिस की तैनाती ने अहम पेशरफ्त की। जस्टिस काजी फाइज ईसा के सुबकदोश होने के बाद जस्टिस याहिया आफरीदी ने बतौर 30वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ओहदा संभाला। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद को बढ़ाकर 34 कर दिया गया और आईनी मुकदमात के लिए खुसूसी बेंच भी तश्कील दिया गया। फौजी अदालतों से अहम फैसले, सियासतदानों की नाअहली के मुकदमात, नैब तरामीम और आईनी शिकों पर फैसले इस साल की नुमायां झलकियां हैं। 2024 के चंद अहम अदालती फैसलों की बात की जाए तो उनकी तरतीब कुछ यूँ है, जिसमें साबिक DGISI पर फर्द जुर्म आयद की गई, फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतल्लिक फैसला, सियासतदानों की ताहयात नाअहली का खात्मा किया गया, तहरीक इंसाफ को इंतखाबी निशान बल्ले से महरूम किया गया, मुबारक सानी केस का फैसला, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल का हक ना मिलने का एतराफ़ किया गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों की हकदार करार पाई, नैब तरामीम के कानूनी पहलुओं पर फैसला किया गया, आर्टिकल 63A से मुतालिक मुकदमे का फैसला किया गया, परवेज मुशर्रफ की सजाए मौत का बरकरार रहना और इसके साथ साथ जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी का कलअदम होना, डैम फंड केस का हतमी फैसला, मोनाल रेस्टोरेंट के केस का फैसला, अडियाला जेल में ट्रायल कोर्ट्स के अहम फैसले। तो ये अहम फैसले थे इस साल के, जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। अदालती मामलात पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर माहिर कानून हाफिज एहसान खोखर, जो इन फैसलों और कानूनी तब्दीलियों के असरात पर रोशनी डालेंगे। एहसान साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। आपके ख्याल में साल 2024 अदलिया के लिए कैसा रहा? आप ये समझते हैं कि साल अदालती इस्लाहात के लिहाज से कामयाब साल रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनवार, आपका शुक्रिया। मैं इसको सारी जो आपने बड़ा अच्छा एक इंट्रो दिया है, मैं इसको 4 एरिया से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। एक ये है कि पाकिस्तान का जो जुडिशल सिस्टम है उसके ऊपर पाकिस्तान की आवाम का ट्रस्ट या पाकिस्तान की आवाम के लिए उसकी डिलीवरेंस क्या है। दूसरा उसका एरिया ये है कि जिन केसेस के अंदर पिछले 1 साल के अंदर पाकिस्तान के अंदर फैसले हुए, मैं ये समझता हूँ कि 73 से लेके 2024 तक अगर देखा जाए तो इतने ज़्यादा फैसले जिसके अंदर पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस किया गया और उसके बाद 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई, मैं समझता हूँ कि मोस्ट हैपनिंग ईयर जो है वो पाकिस्तान की जुडिशरी का है। तीसरा इसके अंदर ये है कि क्या पाकिस्तान का अदालती निज़ाम जो है इसी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर के साथ या इस आउटडेटेड लेजिस्लेशन के साथ पाकिस्तान के लोगों को डिलीवर कर सकता है या नहीं है। और चौथी चीज़ इसकी वे फॉरवर्ड है कि किस तरह हम एक ऐसी डिटेरिएशन की तरफ दिन ब दिन जाते जा रहे हैं जो पाकिस्तान के अदालती या गवर्नेंस निज़ाम के अंदर है, उसको हम किस तरह बेहतर कर सकते हैं। तो पहला सवाल जो है वो ये है कि पाकिस्तान का अदालती निज़ाम या पाकिस्तान का गवर्नेंस का निज़ाम जो है वो पाकिस्तान के लोगों की तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतर रहा और दुनिया भर के अंदर उसकी रैंकिंग जो है, और साउथ एशिया के अंदर इस वक्त हम लोएस्ट लेवल पे पड़े हुए हैं। लेकिन इसको जिस एफर्ट के साथ कोशिश करनी चाहिए वो नहीं हो रही, जिसकी वजह से आपके मुल्क के अंदर लॉलेसनेस भी है, आपके मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ भी नहीं है और आपके मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट का भी वो इंडेक्स नहीं है जो एक ऐसे मुल्क के अंदर आना चाहिए कि जिसके पास इतने रिसोर्सेज हों, 25 करोड़ की उसकी आबादी हो और दुनिया के क्रॉस रोड पे खड़ा हो। तो हमारा सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल जो है वो पाकिस्तान का जुडिशल सिस्टम और गवर्नेंस सिस्टम है। मेरा ख्याल है कि सारे लोगों को सोच के इसके ऊपर कोशिश करनी चाहिए और इसके लिए बेहतरीन जो है वो इंटरनेशनल प्रैक्टिस को अडॉप्ट करके आम आदमी के लिए फैसिलिटेट किया जाए। दूसरी जो आपने बात की है वो ये, जिन फैसलों का आपने जिक्र किया है, मैं इसको एक और एंगल से भी देखता हूं और वो एंगल ये है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो आहिस्ता आहिस्ता एक जुडिशल एक्टिविज्म की तरफ जाती गई और उसका जो क्लाइमेक्स जो है वो या आपको जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के दौर के अंदर नजर आता है या जस्टिस साकिब निसार के दौर के जब वो चीफ जस्टिस थे। तो वो जो जुडिशल एक्टिविज्म था वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो रीडिंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन या री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या जुडिशल ओवर रीच की तरफ चला गया। अब जिन फैसलों का आपने जिक्र किया है वो सारे के सारे फैसले ऐसे थे जो वक्ती तौर पे पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने किए, लेकिन कभी भी जो है पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के जस्टिस सेक्टर
के अंदर उनकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं रही। चाहे आप आर्टिकल 63A का फैसला देख लें, चाहे आर्टिकल 62(1)(f जो आपकी डिस्क्वालिफिकेशन का आप देख लें, उसके बाद जो अगला जो नैब की अमेंडमेंट थी कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट की एक लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी थी, आप उसके अंदर देख लें। फिर उसके बाद ये देख लें कि जो एक और इंपॉर्टेंट मैटर्स आए वो ये आए कि जो एक कंटिन्यूटी थी जिसके अंदर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो थी, या उसे कहें कि री राइटिंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन या रीडिंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन, या जुडिशियल ओवररीच थी जो आर्टिकल 175 के नीचे उन्हें जुरिस्डिक्शन दी गई थी, उससे उन्हें बियॉन्ड किया। उसके लिए फिर जो पाकिस्तान के अंदर 26वीं आईनी तरमीम आई, मैं ये समझता हूं कि ये पाकिस्तान की सुपीरियर कोर्ट्स के लिए एक मेजर शिफ्ट आया है। लेकिन एहसान साहब 26वीं आईनी तरमीम की जब आप बात कर रहे हैं उसके तहत हमने देखा चीफ जस्टिस की तैनाती के तरीकेकार में तब्दीली की गई। एक इस तरीकेकार को आप किस तरह से देखते हैं? बहुत से लोगों ने कहा कि ये जो निजाम होगा ये अदलिया की आजादी पर काफी असरअंदाज होगा, आपको लगता है कि ऐसा हुआ है? नहीं, एक तो ये है कि अनवार मैं आपको चीज़ बताऊं कि कभी भी दुनिया के बहुत सारे ममालिक के अंदर, इवन पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी जो है 73 के अंदर जो था वो जो चीफ जस्टिस था उसको मोस्ट सीनियर जज के तौर पे है। कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं लिखा गया कि जी सीनियर मोस्ट ही आपका चीफ जस्टिस होगा, ना इंडिया के अंदर होता है। और मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने जब 97 के अंदर एक जजमेंट दी जिहाद ट्रस्ट, और उसके अंदर उन्होंने खुद ही प्रिंसिपल डिसाइड कर लिया कि जी सीनियर मोस्ट जो है वो चीफ जस्टिस होना चाहिए। जब 2010 के अंदर अमेंडमेंट्स आई तो 18वीं तरमीम की जगह पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने फोर्स किया कि 19वीं आईनी तरमीम आए। और मैं ये समझता हूं कि जो एक इम्बैलेंस हुआ था पाकिस्तान की पार्लियामेंट का या सुप्रीम कोर्ट का, या सुप्रीम कोर्ट आप देखें प्राइम मिनिस्टर्स को फारिग कर रही है, सुप्रीम कोर्ट जो खुद ही डिसाइड कर रही है कि जी लाइफ टाइम आपका बैन होगा, सुप्रीम कोर्ट खुद ही डिसाइड कर रही है कि जी अगर आप वोट डालेंगे तो आप डिस्क्वालीफाई भी होंगे, आपका वोट भी नहीं काउंट किया जाएगा। और अगर पार्लियामेंट को लॉ पास करती है, चाहे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर है, तो अभी वो गैजेट नोटिफाई नहीं होता तो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट उसको सस्पेंड कर देती है। ये मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर आप देख लें कि पिछले 52 साल से पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है इन सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल को वैलिडेट करती रही है 5 से 14 मेंबर्स बेंच तक। लेकिन पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने फिर फैसला किया कि जो 1967 की अमेंडमेंट जो है वो जो 60 साल पुरानी है उसके अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई है। तो मैं ये समझता हूं कि इन सारी इश्यूज को जो है वो पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने एड्रेस तो किया है कि जिसके अंदर चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट को रेगुलेट किया गया है कि जिसके अंदर ये है कि जी आपके जो मोस्ट सीनियर 3 जजेस हैं उसके अंदर एक कमेटी बैठे और अगर वो एग्री नहीं है फिर अगले 3 और फिर आगे चला जाए। फिर जो एक बड़ा इशू था वो सुप्रीम कोर्ट का सुओ मोटो नोटिस लेना था कि हर मामले के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट जो है वो स्टेप इन करती थी, उसको पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे जाके कम किया। फिर आपके सामने एक कॉन्ट्रोवर्शियल फैसला आया जो 12 जुलाई का था रिजर्व सीट्स का। उसके अंदर यह था कि जनरली होता ये अनवार के जब आप कोई भी पिटीशन फाइल करते हैं तो प्रेयर के मुताबिक आपको रिलीफ दिया जाता है या आपकी ग्राउंड्स के ऊपर जज फैसला करता है। लेकिन उसके अंदर भी आपने देखा कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने जब एक फैसला किया तो अब पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने कहा कि जी आप ग्राउंड और प्रेयर से बाहर नहीं जा सकते। और फिर जो एक डिस्क्रिप्शन थी जिसको चीफ जस्टिस की कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंच की थी उसको पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के नीचे जो है वो कोशिश की गई कि 3 मेंबर्स कमेटी बने। और उसके बाद जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस थे आप ये देखें कि पिछले 2.5-3 साल से आपको मखसूस जजेस, मखसूस केसेस और मखसूस बेंचेस जो हैं वो आपको नजर आते थे। तो उसके अंदर पार्लियामेंट ने एक कोशिश की कि इसको जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के अंदर लेके आया जाए और उसका एक जुडिशियल कमीशन के अंदर जाके जो साहब ये तनकीद तो हमने देखा कि ये तनकीद तो होती रही अदलिया पर कि सियासी मुकदमात की भरमार के बायस अवामी मुकदमात नजरअंदाज होते रहे हैं। आप भी यही बात कर रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल होता रहा है। इसके साथ साथ नैब तरामीम के खिलाफ भी अदालती फैसला आया, आप उसको किस नजर से देखते हैं? आपको लगता है कि उससे जो एहतसाब का अमल है उसमें कुछ बेहतरी आएगी? नहीं, देखें मैं आपको बताऊं कि अगर आप उसकी सारी एक चेकर्ड हिस्ट्री देखें तो क्या 99 से लेके 2024 जब पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने ये जो अमेंडमेंट्स पार्लियामेंट में की थी उन्हें एंडोर्समेंट की, क्या पाकिस्तान के अंदर नैब ने बतौर अकाउंटेबिलिटी इंस्टीट्यूशन डिलीवर किया है? तो उसके अंदर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। दूसरा ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो नैब है वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के अंदर और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के अंदर जो है वो इन्वॉल्व रहा है और उसको पाकिस्तान की सुपीरियर कोर्ट्स ने अपनी जजमेंट्स के अंदर भी रिफ्लेक्ट किया है। तो अगर तो नैब बड़ा इंडिपेंडेंट या ट्रांसपेरेंट इदारा होता और उसके अंदर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ना आती तो मैं बिल्कुल समझता कि जी नैब की जो पावर है उनको इंक्रीज
रिलीज करना चाहिए और उसको क्लिप्स नहीं करना चाहिए। लेकिन जब आपका इदारा भी डिलीवर ना कर रहा हो, उसके अंदर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन भी हो और उसके अंदर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग भी हो, और फिर आप ये कहें कि हमने इस एलिफेंट को रखना है और इसको वक्त के साथ साथ हर पॉलिटिकल पार्टी के दौर के अंदर जो भी चेयरमैन नैब आया है उसने इस्तेमाल किया है साइमल्टेनियसली। अनवार मैं समझता हूं कि जो इंपॉर्टेंट इशू पाकिस्तान का है वो ये है कि जो 26 लाख से ज्यादा आपके कोर्ट केसेस जो हैं पाकिस्तान की डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में पड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर 60,000 के करीब केसेस हैं और उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी जा रही कि जिसके अंदर ये है कि एक आम आदमी का केस जो है जो सिविल मैटर्स का 20 साल से ज्यादा लगता है या क्रिमिनल मैटर्स के अंदर 5% से ज्यादा आपकी कन्विक्शन नहीं है और उसके बावजूद जो है वो 10 से 15 साल आपको उसको सुप्रीम कोर्ट तक लेके चलते हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि इसके अंदर जो पार्लियामेंट को एड्रेस करने की जरूरत है या हमारी जुडिशरी को कि आपने 26वीं आईनी तरमीम ले तो आए, आपने पार्लियामेंट वीजा वर्स जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश तो की और मेरा ख्याल है कि वक्त के साथ ये साबित होगा कि ये किस हद तक इसके अंदर जुडिशियल डिलीवरेंस आई है या किस हद तक हमारी पॉलिटिकल पार्टीज ने एब्सटेन किया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाना कि जो मामला हमारे पार्लियामेंट के अंदर या हमारे पॉलिटिकल डायलॉग्स के अंदर थे उनको हम जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर लेके गए हैं तो आपका जस्टिस सिस्टम, आपकी सुप्रीम कोर्ट, आपके जजेस जो हैं वो कंट्रोवर्शियल हुए हैं। तो किस हद तक ये अमेंडमेंट्स उन चीजों को रोकती है। बट इंपॉर्टेंट ये है कि क्या पाकिस्तान की पार्लियामेंट जो है वो पाकिस्तान के आम आदमी को इशू को एड्रेस करती है या नहीं करती, और उसे करना चाहिए क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम से जो है वो आम आदमी के केसेस के ऊपर अभी इफेक्ट नहीं पड़ रहा। और मैं ये समझता हूं उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि जब आपके मुल्क के अंदर इतनी पेंडेंसी है और इतनी गवर्नमेंट मैल एडमिनिस्ट्रेशन है या इतनी गवर्नमेंट इनएफिशिएंसी की वजह से लोग जाते हैं तो आपको दो सिस्टम के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तरफ जाना पड़ेगा कि यहां के ऊपर गवर्नमेंट मैटर्स, मैल एडमिनिस्ट्रेशन मैटर, पॉलिटिकल क्वेश्चन जो लेके जाए जाते हैं, और दूसरा यह है कि आपको रेगुलर कोर्ट्स की तरफ जाना पड़ेगा कि जिसके अंदर यह है कि आपका क्रिमिनल, टैक्स, बैंकिंग, मेरा राइट आप करें। जो 82% पाकिस्तान के लोग अगर आप इनको जो है 100% पे लेके जाएं तो 18% जो है वो आपका ये वाला मैटर है जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का, और 82% आपका मैटर जो है वो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के अंदर जो है वो पड़ा हुआ है। तो अगर लेकिन एहसान साहब आप ये समझते हैं कि जो कोशिश की गई हुकूमत की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद जिस तरह से बढ़ाई गई, 34 कर दी गई, आपको लगता है अदालती बोझ कम करने में अब ये कुछ मददगार साबित होगा? जो हम बात बार बार कर रहे हैं कि 26वीं तरमीम भी अगर आ चुकी है तो उसमें आवाम को तो अभी तक कोई फायदा नहीं पहुंचा। देखें अनवार, 26वीं आईनी तरमीम के अंदर जजेस की स्ट्रेंथ नहीं बढ़ाएगी, वो आपने बढ़ाई जो 97 का एक एक्ट है कि जिसके अंदर आप बढ़ाते हैं, और बड़ा अच्छा आपने किया है कि 17 से आपने 34 की। अब आप देखें कि 25 करोड़ आपकी आबादी है और पूरे मुल्क के अंदर सिर्फ आपके पास 4000 जजेस हैं जो आपकी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आते हैं। तो क्या 4000 के साथ आप 25 करोड़ आबादी की जो है जुडिशियल रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं? नहीं है। तो वहां के ऊपर मैं समझता हूं पाकिस्तान की पार्लियामेंट या पाकिस्तान की रियासत या पाकिस्तान की सूबाई हुकूमतों को इन्वेस्ट करना चाहिए, डिजिटाइजेशन की तरफ जाना चाहिए, आउटडेटेड लेजिस्लेशन चेंज करनी चाहिए, जजेस की स्ट्रेंथ बढ़ानी चाहिए। जो कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है आपका, आज भी आपका क्रिमिनल प्रोसीजर का निजाम जो है वो 1898 के सिस्टम के अंदर चल रहा है। 1908 के अंदर आपका सिविल का निजाम एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर के अंदर चल रहा है। 1860 का आपका पाकिस्तान पीनल कोड चल रहा है। तो ये जितनी देर चीजें आप इसके अंदर आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जाएंगे, और आउट ऑफ द बॉक्स के लिए मेरा ख्याल ये है कि आपको एक विजनरी अप्रोच और आपको ये तय कर लेना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के लोगों के लिए जितनी देर तक हम एक इफेक्टिव, वाइब्रेंट और ट्रांसपेरेंट जुडिशियल सिस्टम जो है स्टार्ट फ्रॉम सिविल जज से लेके सुप्रीम कोर्ट और पटवारी से लेके पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक हम इन चीजों को ऑर्डेन नहीं करेंगे और टाइम बाउंडेड की तरफ लेके नहीं जाएंगे, पाकिस्तान के अंदर सेटिस्फेक्शन भी नहीं रहेगी, पाकिस्तान के अंदर एंजाइटी भी रहेगी, पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ भी नहीं रहेगा, और पाकिस्तान इसी तरह जो है वो हम हर अगले साल जो है जब 25 के एंड पे अल्लाह ताला सबको जिंदगी दे, खैरियत रखे, जब हम जाएंगे तो इन्हीं चीजों को हम डिस्कस करते रहेंगे। लेकिन ये है कि ये डायलॉग और ये पॉलिटिकल पार्टीज जो है ये अपने मसाइल पार्लियामेंट पे हल करें, और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को ये चाहिए कि फादरली बिहेव करे, और जितने भी इश्यूज पाकिस्तान के जेन्युइन जो हैं जो 47 से लेके आज तक हैं उनको किसी न किसी
किसी लेवल के ऊपर जाके गवर्नमेंट से बैठ के, चूंकि मेरा मुल्क, आपका मुल्क, सबका मुल्क है, ये बिल्कुल ऐसे ही जुल्फिकार अली भुट्टो के फेयर ट्रायल से महरूमी का एतराफ किया, जुल्फिकार अली भुट्टो के फेयर ट्रायल से महरूमी का एतराफ किया गया। आपको लगता है अदलिया ने साहब का गलतियों को तस्लीम करने का एक जो कदम है वो उठाया, और उसके साथ साथ तहरीक इंसाफ को जिस तरह बल्ले के निशान से महरूम किया गया, मखसूस नशिस्तों का फैसला आया, सियासी माहौल पर इसके असरात बहुत ज्यादा हमने देखा मुरतब हुए, क्या इन फ्यूचर जाकर इस फैसले की भी नफी करना पड़ेगी कि तहरीक इंसाफ को भी बल्ले के निशान से महरूम नहीं करना चाहिए था? देखिए, एक तो चीज ये है कि पहले आप जुल्फिकार अली भुट्टो साहब वाला केस देख, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो एक फेयर ट्रायल का प्रोसेस था वो अडॉप्ट नहीं किया गया। जो एक ऐसा केस जिसको सेशन जज के पास चलना चाहिए था, आपने उसको हाई कोर्ट के अंदर चलाया। इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ जजेस का जो एटीट्यूड था वो बायस था। इसमें कोई शक नहीं है कि जब आप किसी जगह ऐसे केस को सुने जिसके अंदर आपका बायस या आप पे एतराज किया जाए, आपको अलहदा होना चाहिए। तो उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाए, और मैं ये समझता हूं कि ये भी क्रेडिट जो है फिर पाकिस्तान के जो लास्ट चीफ जस्टिस है उन्हें देना चाहिए कि आपने तो रेफरेंस 10 साल पहले फाइल किया हुआ था, 11 साल पहले जो है, तो उन्होंने आके इस चीज को जो है उसका डिसाइड किया। और जितनी भी मैं आपसे ये जजमेंट्स आपने जिनका कोट किया है, जिसके अंदर मुबारक सानी वाला मैं समझता हूं एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा इशू बनने जा रहा था, उसको भी पाकिस्तान ने, सुप्रीम कोर्ट ने एड्रेस किया। और अपनी जो पुरानी जजमेंट्स थी जिसके अंदर जो है कि कादियानी या मिर्जाई जो है वो किसी तरह भी आपकी इस्लामी शायर की रिजेंबलेंस के तौर पे नहीं कर सकते, उसको भी मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने पाकिस्तान के अवाम की उमंगों के मुताबिक या आइन और कानून के मुताबिक उसका फैसला किया। फिर उसके बाद आप देख लें कि क्या पाकिस्तान का आइन 62(1)(f) के अंदर परमानेंट डिस्क्वालिफिकेशन करता है। उसको पाकिस्तान का जो है पिछले साल जो है, यानी कि इस साल उसको एड्रेस किया। तो मैं कहता हूं कि किसी न किसी जगह सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर माहिर कानून हाफिज एहसान खोखर साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी। अब देखना है पाकिस्तान के अदलिया को आने वाले साल में कौन से चैलेंजेस का सामना करना होगा। ये वो तमाम केसेस थे जो हमने आपके साथ डिस्कस किए, इस साल के अहम केसेस थे जिस हवाले से फैसले भी सुनाए गए, और अब अगले साल में देखना है कि कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जिसमें पाकिस्तान की अदलिया को फेस करना होगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, साल 2024 पाकिस्तान की मईशत के लिए कैसा रहा, ये वो सवाल है जिसका जवाब आज हर पाकिस्तानी जानना चाहता है। साल 2024 को कई एतबार से याद रखा जाएगा। जहां पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल ने अवाम को मायूस किया है, वहीं ये मायूसी इस कदर गहरी है कि अवाम मईशत में होने वाली मुस्बत पेशरफ्त को अहमियत देने को तैयार नहीं है। साल 2024 में भी पाकिस्तान मुआशी बहरानों से घिरा रहा, जिसमें बढ़ती हुई अफरात-ए-ज़र, कर्जों का बोझ और करेंसी की गिरावट शामिल थे। ये बहरान इस कदर संगीन हो गए कि कुछ हलकों में खदशात जाहिर किए गए कि मुल्क दिवालिया हो सकता है, लेकिन हुकूमती इकदाम, खास तौर पर IMF के साथ जो मुज़ाकरात हुए और गैर मुल्की कर्जों की तंजीमें ने मुल्क की मईशत में इस्तेहकाम लाने की कोशिश की। हुकूमत की जानिब से लिए गए सख्त फैसलों ने मईशत में कुछ हद तक बेहतरी लाने में मदद की। गैर मुल्की इदारों ने भी पाकिस्तान की मुआशी हालात में इस्तेहकाम के आसार को तस्लीम किया और इसकी तारीफ भी की। मौजूदा मुआशी बहरान के बावजूद पाकिस्तान में मालियाती इस्लाहात और इकदाम ने दिखा दिया कि अगर इस्तेहकाम बरकरार रहा तो 2025 पाकिस्तान के लिए एक बेहतर साल साबित हो सकता है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर मईशत डॉक्टर खाकान नजीब ने ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। 2024 में आपने किस तरह से देखा पाकिस्तान की मईशत के सामने जो बहरान आए, उनके मुकाबले में हुकूमती इस्लाहात की कामयाबी को आप किस तरह से देखते हैं? तो आम फहम ज़बान में अगर आप इसको इस तरह समझें कि 2023 से तो 2024 जो था वो लोगों के लिए भी और मुल्क की मईशत के लिए भी कदरे बेहतर रहा। 2023 में तो कहाँ डिफ़ॉल्ट की गुफ्तगू हो रही थी, 2024 में एक हार्ड अर्न्ड IMF सपोर्टेड एक स्टेबिलिटी जो है वो मुल्क में दिखाई दी। मतलब यूं है कि जो अफरात-ए-ज़र है, कीमतों के बढ़ने की शरह में एक कमी आई, बैरूनी खसारा कुछ संभल गया, पाकिस्तान का जो रिजर्व्स की पोजीशन है वो $12 अरब तक चली गई, ये $4 अरब से भी नीचे चली गई थी 2023 में। अगर आप इस निगाह से देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि एक स्टेबिलिटी जो है वो सर्टनली पाकिस्तान में आई है। ये एक हार्ड अर्न्ड स्टेबिलिटी है। इसके पीछे ऑब्वियसली एक टैक्सों का बोझ पड़ा लोगों पर, एक अफरात-ए-ज़र से गुजरे, प्राइसेस बढ़ी,
जो दूसरी तरफ हमने देखा कि जब भी हम फंडामेंटल काम करने जाते हैं, 2024 उस सेंस में डिफरेंट नहीं था। पीआईए बेचने गए, इतने अरसे से काम किया। ये याद रखिए कि 2016 में भी बेचने गए थे, अगेन वी डिडंट सक्सीड। सो जहां फंडामेंटल कामों की बात है, एक्सपेंडिचर रिफॉर्म्स की बात है, मुल्क को आसान बनाने की बात है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को नीचे लाने की बात है, ये वो एरियाज हैं जिसमें अभी भी आई थिंक फंडामेंटल चेंजेस जो हैं पाकिस्तान फाइंड्स इट हार्ड टू डू। आई थिंक दिस इज द स्टोरी। ये तीसरी दफा है एक दिहाई में कि पाकिस्तान ने एक स्टेबलाइजेशन का फेज जो है वो अचीव किया है। 2013 में फंड का प्रोग्राम होता है, यही स्टेबलाइजेशन। 2019 में होता है, यही स्टेबलाइजेशन। आई थिंक वी हैव टू स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम दिस कि ये स्टेबलाइजेशन, गोइंग टू द आईसीयू डॉक्टर स्टेबलाइजेस यू, बट फिर जो सर्जिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है, असल बात तो आके रुकी है कि क्या आप वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। आई थिंक दैट इज वेयर वी स्टैंड। लेकिन डॉक्टर साहब, आप किस तरह से समझते हैं जो स्टेबिलिटी आई है, हुकूमत के कौन से ऐसे अहम इकदाम आपको लगते हैं, कौन सी ऐसी अहम इस्लाहात हैं जो आपको लगता है सबसे पॉजिटिव रही हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यही रही कि आईएमएफ की एंगेजमेंट हो गई। नंबर 2, आपने जो मुल्क में डॉलर्स के टर्म में अफगान ट्रांजिट ट्रेड और स्मगलिंग को जो रोका, उससे आपकी डॉलर की बहुत स्टेबलाइजेशन हुई, उससे जो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन है वो कम हुई। तीसरी बात, आपने जो इस वक्त प्राइमरी यानी कि जो आपका खसारा है जो हुकूमत कमाती है और खर्च करती है, वो ठीक रहा, इसलिए कि आपको कुछ रिसीट्स स्टेट बैंक से अच्छी आई और हुकूमत को बहुत बोरो नहीं करना पड़ा। आखिरी बात इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये रही कि हमने पॉलिसी रेट, बावजूद इसके कि बहुत से लोग कहते थे वो जी 22% का आपने इंटरेस्ट रेट रखा हुआ है, ये याद रखिए कि गुड इकोनॉमिक्स वर्क्स इन पाकिस्तान ऑल्सो। हायर रेट रखा, सारी चीज़ों की जो सेल है वो कम हुई, डिमांड कम हुई, तो अफरात ज़र कम हुई। आई थिंक दैट्स बीन अनदर पॉलिसी दैट इज वर्कड वेल इन पाकिस्तान। ठीक है डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए पाकिस्तानी अवाम की 2025 में? ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं कि रुपए की जो कदर है वो मज़ीद बेहतर होगी, फ्यूल प्राइसेस कम आएंगी, महंगाई बढ़ने की शरह तो कम हुई, लेकिन जो महंगाई बढ़ी थी आपको लगता है वो किसी तरह से थोड़ी बहुत रिवर्स हो सकती है? ऐसे कुछ चांसेस हैं? देखिए, वो तो तभी हो सकती है कि अगर आप अपनी पैदावारी सलाहियत जो है हर चीज में बेहतर कर लें। पर 2025 में एज वी गो, आई थिंक जो डिफिकल्टी आ रही है वो ये है कि एग्रीकल्चर उस तरह परफॉर्म नहीं कर रहा, क्रॉप्स ऑन द वीकर साइड हैं। जाते ही फरवरी मार्च में आईएमएफ के प्रोग्राम की एंगेजमेंट होगी, उसकी कंप्लीशन जो है उसमें कुछ कबाहतें दिखाई दे रही हैं। आई रियली होप कि जो अथॉरिटीज हैं वो उस पर काम कर रही होंगी। ये एडवाइस नंबर 2 है। तीसरी बात, बजट ऐसा प्रिपेयर करें कि जो आई थिंक सुखम रह गए थे लास्ट ईयर कि आपने ब्रॉडनिंग उस तरह शायद नहीं कर पाए हम कई सालों में, तो आपको सैलरीड क्लास पर, नॉन सैलरीड पर, मैन्युफैक्चरिंग पर टैक्स बढ़ाना पड़ा। इसको रिवर्स करना पड़ेगा हर सूरत में, और उसकी वजह यह है कि इसका एक इम्पैक्ट लोगों के बाहर जाने पर बहुत होता है। सो अगर ये 3 चीजें ही लेकर चलें, और फिर प्राइवेटाइजेशन है, पर अफरात ज़र आई थिंक संभली रहेगी। पहले 6 माह में तो जरूर संभली रहेगी, आखिरी 6 माह में थोड़ा सा शायद बढ़ सकती है अगर इकोनॉमी खुलती है, बेस इफेक्ट खत्म होता है। रुपए की कदर जो है वो अगेन डिपेंड्स। अगर आईएमएफ का प्रोग्राम हो जाता है तो स्टेबिलिटी रहेगी। विदाउट द आईएमएफ फर्स्ट ट्रांश के बाद अब जो सेकंड ट्रांश आनी है, जो फर्स्ट रिव्यू कंप्लीट होना है, सो यू नो ये एक पिक्चर है जो 2025 में जाते ठीक है। डॉक्टर साहब, इस साल हमने देखा कि बिजली की कीमतों को लेकर बहुत ज्यादा बात होती रही, बहुत उस पर बहस हुई, बहुत सी सियासी जमातों ने उस पर धरने भी दिए। आपको क्या लगता है आईपीपीज वाला जो इशू है वो 2025 में हुकूमत किसी तरह से सॉर्ट आउट कर लेगी? क्योंकि फिर जैसी गर्मियां आती हैं, लोगों के लिए सबसे ज्यादा जो मुश्किल हमने इस साल में भी देखी वो बिजली के बिल देना था। अनवार, मेरी ये उम्मीद है कि एनर्जी के इशू को अर्जेंसी पे सॉल्व किया जाएगा, इसको रीऑर्गेनाइज किया जाएगा, इसको रीसेट किया जाएगा। आईपीपीज एक जुज है, हमने पॉलिसी साजी भी ठीक करनी है, स्टेट ने रेगुलेशन भी ठीक करना है, मार्केट भी बनानी है कंपेटिटिव, प्राइवेट सेक्टर में ऑपरेशंस भी देने हैं। हम जब अगले साल को ख़त्म करेंगे, अगर आपसे दोबारा बात हुई तो ये जो 3 चीज़ें मैं कहे जा रहा हूँ, अगर ये बिजली में नहीं करेंगे तो जो बिजली का
सेक्टर है, जो गैस का सेक्टर है, जो पेट्रोलियम का सेक्टर है, जो पानी का सेक्टर है, जिसको ओवरऑल एनर्जी कहते हैं, इसको ठीक किए बगैर पाकिस्तान में ग्रोथ यानी कि नई नौकरियां क्रिएट करना, नई मैन्युफैक्चरिंग, नई एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाना बहुत मुश्किल होगा। सो दैट विल बी द एशलीज हील ऑफ रिफॉर्म। अगर कोई खातिर खा प्रोग्रेस इसमें दिखाई दी तो ये बहुत रियल पॉजिटिव हो सकता है। आईपीपीज फिर एक छोटा सा जोज है, मैं बार बार कहता हूं, टैरिफ रिफॉर्म से लेकर मार्केट मेकिंग तक, पाकिस्तान के डिस्कोस को बेचने से लेकर स्टेट की जो इंटरफेरेंस है उसको निकालने तक, टैरिफ में टारगेटेड सब्सिडीज पे जाने तक, ये इतने बड़े काम हैं और हम कर नहीं पा रहे। इफ यू डोंट डू दिस, फिर 600 अरब रुपए का नुकसान, इनएफिशिएंसीज, रियली आई थिंक इट इज टाइम वी टेक द एनर्जी सेक्टर एंड ब्रिंग इन अ सर्जिकल टीम। मैं बार बार कहता हूं, मिशंस कमिटीज एक हद तक चीजों को ठीक कर सकती हैं। जहां सर्जरी की जरूरत है वहां सर्जन को अप्लाई करना है, उस वुंड को खोलकर ठीक करना है। आई रियली होप कि इन द एंड वी विल बी एबल टू डू दिस इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया माहिर मईशत डॉक्टर खाकान नजीब साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। उम्मीद हम ये करते हैं कि 2025 का जो साल होगा पाकिस्तान की मईशत के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा और आवाम को मैक्सिमम अगर हुकूमत रिलीफ फराम कर सके तो वो ज़रूर मिलना चाहिए, जो कि एनर्जी सेक्टर में भी डॉक्टर साहब जिस तरह से फरमा रहे थे कि हुकूमत को बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन और दुनिया के सबसे अमीर तरीन अफराद में शामिल मुकेश अम्बानी ख़ानदान का कुछ जिक्र करते हैं, जो कि हमेशा से ही बेहतरीन चीज़ों का इंतखाब करते हैं, चाहे वो खुराक हो, रिहाइश या फिर उनके दीगर लवाजमात। उनकी ज़िंदगी का हर पहलू ऐशो आराम और मयार से भरा हुआ है, जिसके कुछ अमली मुजाहरे हमने गुज़श्ता सालों में भी देखे हैं। किस तरह से वो अपनी शादी के फंक्शंस करते हैं, उनका जो लग्जरी लाइफस्टाइल है, उनका जो घर है वो कितना एक्सपेंसिव है। और अब जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि जो दूध वो पीते हैं वो भी बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। अरबपति बिजनेस टाइकून मुकेश अंबानी और उनके ख़ानदान के लिए दूध का इंतखाब भी ख़ास और मुनफरिद है। वो हॉलैंड से ताल्लुक़ रखने वाली एक ख़ास नस्ल की गाय जिसे होलिस्टन फ्रिजन कहा जाता है उसका दूध पीते हैं। होलिस्टन फ्रिजन गाय का दूध दुनिया भर में अपने आला मयार के लिए मारूफ है। ये नस्ल हॉलैंड से ताल्लुक़ रखती है और इसके दूध को ग़ज़ाइयत से भरपूर समझा जाता है। अंबानी खानदान पुणे में वाक़े भाग्य लक्ष्मी डेयरी से दूध हासिल करता है, जहां 3000 से ज़्यादा होलिस्टन फ्रिजन गायें पाली जाती हैं। इस डेयरी फार्म में गायों को इंतहाई ख्याल से रखा जाता है और जिस तरह से ख्याल इनका रखा जा रहा है, हम देख रहे हैं कि आजकल इंसानों का ख्याल भी ऐसे नहीं रखा जाता। और ख्याल रखने की वजह यह है ताकि इनका जो दूध है वो बेहतरीन मयार का हो। होलिस्टन फ्रिजन गायों को ख़ास तौर पर पीने के लिए आरओ प्लांट का पानी फराहम किया जाता है ताकि उनकी जो सेहत है और जो दूध का मयार है वो भी बरकरार रहे। इसके अलावा इन्हें आरामदेह माहौल फराहम करने के लिए खुसूसी तौर पर दरामदशुदा रबड़ के गद्दे इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि इन गाय को आरामदेह नींद मिले और वो बेहतरीन दूध पैदा कर सकें। होलिस्टन फ्रिजन गायों का दूध ना सिर्फ जायके में बेहतर है बल्कि ये सेहत के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इस दूध में A1, A2, बीटा कैसीन प्रोटीन दोनों से भरपूर होता है, जो इसे सेहत के लिए एक मकबूल इंतखाब बनाता है। ग़िज़ाई माहिरीन ये बताते हैं कि ये दूध मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ज़रूरी चिकनाइयाँ और कार्बोहाइड्रेट से भी भरपूर होता है। इसमें कैल्शियम भी है, विटामिन डी की भी अच्छी मिकदार होती है, जो कि हड्डियों के लिए और दांतों की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। होलिस्टन फ्रिजन गायों के दूध में मौजूद मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे प्रोटीन है, चिकनाई है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये आपके जिस्म को तवानाई फराहम करते हैं, जबकि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे विटामिन्स और मादनियात सेहत के लिए ज़रूरी हैं। ख़ास तौर पर इस दूध में विटामिन डी और कैल्शियम की जो मिकदार है वो हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये दूध दिल की सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद समझा जाता है। तो कितनी स्पेसिफिकली वर्किंग की गई है कि कौन सी गाय का दूध इस्तेमाल करना है। मुकेश अंबानी का जो ख़ानदान है वो होलिस्टन फ्रिजन गायों का दूध पीने का इंतखाब सिर्फ ऐशो आराम की अलामत नहीं है, बल्कि ये अपनी हेल्थ को बेहतर रखने के लिए करते हैं, अपनी ग़ज़ाइयत का जो अहम पहलू है उसको देखते हुए रखते हैं। इस दूध की आला मयार की पैदावार, उसकी ग़ज़ाइयत से भरपूर खुसूसियात ने इसे दुनिया के अमीर तरीन ख़ानदानों के लिए एक पसंदीदा इंतखाब बना दिया है। और ये ना सिर्फ एक रिवायत है बल्कि सेहत के लिहाज से भी एक बेहतरीन फ़ैसला है, जो कि अंबानी ख़ानदान की ज़िंदगी में मयार और तवानाई का इजाफा करता है। और जिस तरह से आयरोज हम देखते हैं, उनकी जो नेटवर्थ है, उनकी जो डेली इनकम है वो जिस तरह से डिस्कस होती रहती है, इंडियन मार्केट को उन्होंने जिस तरह से कैप्चर किया हुआ है अपने बिजनेसेस के थ्रू, उसके साथ साथ इनके जो वेडिंग के इवेंट्स हमने देखे, वहाँ पर दुनिया के सबसे इन्फ्लुएंशियल लोगों को हमने देखा। जेफ बेजोस वहाँ पर मौजूद थे, हमने देखा कि वहाँ पर मार्क ज़करबर्ग मौजूद थे, बिल गेट्स वहाँ पर मौजूद थे।
और 2024 की जो सबसे बर्थडे कही जा रही है, सबसे बड़ी, वो भी सलमान खान की 27 दिसंबर को मनाई गई है, जो कि अंबानी ख़ानदान की तरफ से मनाई गई। और मुकेश अंबानी के जो फादर हैं धीरू भाई अंबानी, उनकी बर्थडे भी 28 दिसंबर को थी, वो भी वहाँ पर सेलिब्रेट की गई। तो वहाँ पर जो सेलिब्रेशन का माहौल होता है, वहाँ पर जो सेलिब्रिटीज़ मौजूद होते हैं, दुनिया के इन्फ्लुएंशियल लोग मौजूद होते हैं, दुनिया के अमीर तरीन लोग मौजूद होते हैं, तो इस तरह की नेटवर्किंग अंबानी ख़ानदान करता है। और उसके साथ साथ अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए वो अपनी खुराक का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। और कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि अंबानी ख़ानदान का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ा रोल है इंडिया की जीडीपी को आगे ले जाने में। जिस तरह से वो बिज़नेस करे हैं, बिज़नेस टाइकून उन्हें समझा जाता है, पूरी दुनिया उनके साथ बिज़नेस की ख्वाहां है। और ये एक स्टोरी थी उनके हवाले से जो हमने आपके साथ शेयर की। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, साल 2025 का आगाज़ एक ऐसे दौर में हो रहा है जब दुनिया मुख्तलिफ बहरानों और चैलेंजेस का सामना कर रही है। इंसानी फितरत में हमेशा तजस्सुस रहा है कि मुस्तकबिल में क्या होने वाला है, और 2025 के हवाले से भी लोगों की नज़रें इस पर मरकूज़ हैं कि ये साल किस तरह की तब्दीलियाँ और मवाक़े लेकर आएगा। सितारों की गर्दिशों को देखते हुए क्या हमें साल 2025 में बड़ी तब्दीलियाँ, इक़्तिसादी इस्तेहकाम या आलमी सियासी तसादुम का सामना होगा? क्या पाकिस्तान की मईशत अपने पाँव पर खड़ी हो पाएगी और बानी पीटीआई जेल से बाहर आएंगे? दुनिया भर में जोग्राफियाई सियासी कशीदगियाँ बढ़ रही हैं। यूक्रेन और मशरिक़ वस्ता में जंग के शोले फैल रहे हैं और माहौलियाती ख़तरात में इजाफा हो रहा है। इन सब के बीच में आलमी ऑर्डर का मुस्तकबिल भी गैर यकीनी नज़र आ रहा है। मगरबी तसल्लुत कम होता दिखाई दे रहा है और कसीर कुतबी दुनिया की जानिब झुकाव बढ़ रहा है, जिसके नतीजे में आलमी ताकतों के दरमियान ताकत का तवाज़ुन तब्दील हो रहा है। ये सब सवाल 2025 के हवाले से लोगों के जहनों में उभरते हैं। ख़ास तौर पर यह सवाल कि 2025 में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा दौरे हुकूमत दुनिया की सियासत में मज़ीद बेयकीनी पैदा करेगा या नहीं। उनकी पॉलिसियों के असरात आलमी सतह पर किस तरह से मुरतब होंगे, ये देखना भी दिलचस्प होगा। ऐसे में सितारों की गर्दिशें और जोग्राफियाई तब्दीलियाँ इस साल को एक पेचीदा और गैर मामूली साल भी बना सकती हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ एस्ट्रोलॉजर मोहम्मद उसामा अली, जो हमें 2025 की पेशगोइयों के हवाले से अपने तजिए से आगाह करेंगे। उनके मुताबिक सितारों की क्या सूरत हाल है और पाकिस्तान और दुनिया के लिए क्या चैलेंजेस सामने आएंगे। उसामा, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। आप किस तरह से समझते हैं 2025 का जो आगाज़ होगा, सितारों की गर्दिशों की क्या अहमियत है, इस साल का जो उमूमी रुझान है वो आप क्या समझते हैं क्या हो सकता है? जी, बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखिए, इसको 2025 को दो हिस्सों में तकसीम कर दें तो बहुत अच्छा होगा। पहला जो इसका बनेगा, इस साल का क्वार्टर कह लें, 29 मार्च और अप्रैल, 29 मार्च से अप्रैल, और इसमें आप 20 मार्च लगा सकते हैं कुछ दिन पहले। ये जो अनफॉरगेटेबल डेज आ रहे हैं, इसमें कोई दुनिया एक बहुत बड़े हादसे से दो चार हो सकती है। ये सेम वो टाइम बन रहा है जब फैट मैन और लिटिल बॉय जो है वो फेंके गए थे। इसी तरीके से जब कोरोना आया था उस वक्त भी प्लानिटरी इसी तरह की अलाइनमेंट नजर आई थी हमें। तो वो 29 मार्च और अप्रैल का टाइम है। इसमें अब आपने जैसे बात की यूक्रेन और रशिया जंग की, तो वो भी डेफिनेटली हो सकता है कि इस दौरान आप 2025 के साल में एटम बम चलता देख सकते हैं। इसके भरपूर चांसेस हैं। इसी तरीके से आपने पूछा पाकिस्तान की जो फिनेंशियल्स या पाकिस्तान का मुस्तकबिल, तो उसके लिए भी मैं समझता हूँ कि जो पहला अप्रैल तक का टाइम है पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल है। इसमें पाकिस्तान ठीक है, लेकिन उसामा, सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपने बात करके मुझे डरा दिया, हमारे नाजरीन को भी डरा दिया होगा। आप कह रहे हैं एटम बॉम्ब चल सकता है, ये पेशगोई इस हवाले से जरा बताइएगा, किस मुल्क में आपको लग रहा है? यूक्रेन और रशिया स्पेसिफिकली आप बात कर रहे हैं? जी, ये यूक्रेन रशिया स्पेसिफिक है, मतलब नेटो हो सकता है कि चला दे। अच्छा, क्या ब्रिटेन रहे थे लेकिन चला नेटो दे, ऐसे सूरत हाल बन सकती है। और जो दूसरा आप कह रहे हैं कि 29 मार्च से लेकर अप्रैल तक भी कोई ऐसी चीज हो सकती है पूरी दुनिया में, इट्स काइंड ऑफ कोविड, या और कोई आप समझते हैं? ये कोविड से कोई नेक्स्ट फेज हो सकता है उसी टाइप का, या इसको यूं भी जोड़ा जा सकता है कि एटम बम के नतीजे में कोई ऐसी बीमारियां, कोई ऐसी नई एक लार्ज मेजॉरिटी को अफेक्ट करें, कोई इस तरीके का सीन कोई क्रिएट हो जाए, क्योंकि दोनों ही होते नजर आ रहे हैं। ठीक है, और अगर पाकिस्तान के हवाले से मैं स्पेसिफिकली पूछूं तो 2025 में आप क्या समझते हैं पाकिस्तान के लिए क्या पेशगोई आपकी? मईशत में इस्तेहकाम आएगा, जो मुश्किलात हैं पाकिस्तानी अवाम की वो कम होंगी या नहीं होंगी?
अवामी मुश्किलात तो मेरे ख्याल है नहीं कम हो सकती है अभी जो हम आगे जा रहे हैं, लेकिन ये है कि मईशत जो है हमारी जून जुलाई में अचानक कुछ बेहतर हो जाए। ठीक है। और वो बेहतरी अब हम नहीं समझ सकते कि कैसे होनी है, क्योंकि आपका सिस्टम चेंज होता नजर आ रहा है मार्च अप्रैल में। आपके ऐसे लग रहा है कि जैसे सिस्टम चेंज हो जाए, पॉलिटिकल सिस्टम जमीन बोस हो जाए, कोई प्रेसिडेंशियल सिस्टम या कोई नया मैकेनिज्म ही पाकिस्तान देखे और विद इन द कंट्री और बॉर्डर साइड्स हॉट हो हमारी काफी ज्यादा अप्रैल तक। अब जब हम ये देखते हैं कि मार्च अप्रैल तक पाकिस्तान बड़ी यानी कि स्वेयर फॉर्म ऑफ जैसे कहते हैं ना सिविल अनरेस्ट और बॉर्डर साइड से हमें काफी मसाइल दरपेश होंगे, लेकिन ठीक जून जुलाई में हमारे पास पैसे आते नजर आते हैं। मतलब स्टेट बैंक में हमारे ऐसा लगता है कि कहीं से कोई फाइनेंशियल गैर रिवायती इनकम भी बनती नजर आती है। अब वो मुझे लगता है कि ये ना हो कि हम दोबारा किसी जंग में हो जिसकी वजह से हमें कोई फंड किया जाए, इस तरह का कोई मैटर। अच्छा, बॉर्डर साइड पे जो आप टेंशन कह रहे हैं वो आपके ख्याल से इंडिया की साइड पे होगी, अफगानिस्तान की साइड पे होगी, कहां से कोई मुश्किल आपको नजर आ रही है? तीनों साइड्स इस दफा एक्सपेक्टेड होंगी। कश्मीर के अलावा आपका इवन लाहौर, इवन अफगानिस्तान, तीनों साइड से। ठीक है। और जिस तरह से आप ये कह रहे हैं कि फिर पैसे भी हमारे पास बहुत आ जाएंगे, तो इसका कनेक्शन समझाइएगा कि हम किसी जंग में इन्वॉल्व होंगे जिस तरह से आप कह रहे हैं कि फिर ही हमें कहीं से फंडिंग आएगी। हाँ, क्योंकि गैर रिवायती इनकम तो ऐसी ही होती है, क्योंकि इनकम जुपिटर हमारा जो है ना एक्चुअली माना जाता है वो एक्सपेंशन का प्लैनेट, तो स्टेट बैंक होता है सेकंड हाउस मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में। तो वहां उसकी प्लेसमेंट का आना डेफिनेटली हमारे लिए कोई ना कोई अच्छाई का बायस बनेगा, कहीं ना कहीं से फंडिंग आएगी हमें। तो अब उसकी दो बातें हैं। एक तो ये नक्शा बनता है कि सिस्टम रीसेट होगा हमारा मार्च अप्रैल में, तो वो सिस्टम ऐसा कोई अच्छा हो जाए जैसे कि कोई आप अपने पॉलिटिकल सिस्टम में ऐसी तब्दीली ले आए कि अवाम का एतमाद बढ़े और बैरून मुल्क पाकिस्तानी आपको पैसा भेजें। या ये हो सकता है कि उस वक्त में बैरून मुल्क पाकिस्तानी पैसा नहीं भेज रहे होंगे काफी अरसे से, जो कि अचानक भेजेंगे तो अचानक एकदम पाकिस्तान को फाइनेंशियल फायदा होगा। ये दोनों तीनों बातें हो सकती। अच्छा उसामा, दूसरी तरफ जिस तरह से आप ये कह रहे हैं कि फिर मार्च की अगर हम बात करें या अप्रैल की बात करें तो पाकिस्तान में जो सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है, आपको वो चेंज होता नजर आ रहा है। उसमें आपको लगता है कि बानी पीटीआई वो भी जेल से बाहर आ सकते हैं? उनकी सियासी पोजीशन 2025 में क्या हो सकती है? बहुत से लोग ये कहते हैं कि जब वो वापस आएंगे, वो बाहर आएंगे तो वही प्राइम मिनिस्टर होंगे, इस तरह की बातें भी कर रहे हैं। आप भी कुछ इससे मिलती जुलती बातें बता रहे हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि वो प्राइम मिनिस्टर होंगे। पहली बात ये है बड़ी क्लियर, क्योंकि मुझे तो ये आपका पॉलिटिकल सिस्टम ही नहीं लग रहा कि आगे ऐसा चले जैसा नजर आ रहा है। कुछ ऐसा सिस्टम लग रहा है जैसे आपका प्रेसिडेंशियल काइंड ऑफ सिस्टम हो, लेकिन आई डोंट नो कि अब वो कभी ज़हन में हम उसको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते, लेकिन पॉलिटिकल सिस्टम ना हो यूं कह लें, या मुअत्तल हो जाए या आपके पोजीशंस ही खत्म हो जाएं। जी बस इमरान खान का ये है कि इमरान खान की जहां तक आप रिहाई की 2025 की बात कर रहे थे तो वो इतनी जल्दी नहीं नजर आ रही। उसमें दो सूरतें हाल है कि अभी पिछले दिनों तो उनके अपने हाथ में एस्ट्रोलॉजिकली चाबी थी, जब मर्जी निकल आते, लेकिन 13 दिसंबर के बाद कोई ऐसी प्लेसमेंट में तब्दीली नजर आ रही है कि ये उनका मामला मई तक चला जाए और वो किसी भी टर्म्स पे या चीजों पे जो है ना वो इत्तेफाक ना करें, डील ना करें और सूरत हाल जो है किसी इमरजेंसी के नतीजे में उनको निकालना पड़े, इस तरह की कोई सूरत हाल हो सकती है। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जब आएंगे, सदारती अपने ओहदा संभालेंगे, उस वक्त कुछ मतलब आसानी होगी बानी पीटीआई के लिए, एक वो भी क्लियर कीजिएगा। सेकेंडली, डोनाल्ड ट्रंप का ये जो दूसरा दौरे हुकूमत है, ये पूरी दुनिया के लिए आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ये कुछ ज्यादा ही एग्जैजुरेट किया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप आके कोई खातिर खा अपनी उसमें अमेरिका की पॉलिसियों में शिफ्ट नहीं ला पाएंगे, बल्कि इवन जिस स्लोगन पे वो जीत के आए हैं कि जंगें खत्म करूंगा, हो सकता है वो ज्यादा शुरू कर दें। अच्छा। इवन के वो ज्यादा वर्स्ट हो बाइडन से एज कंपेयर टू, क्योंकि वो सुलह कराने जाएंगे और लड़ पड़ेंगे, इस तरह की सूरत हाल हो सकती है। और जहां तक उनकी पाकिस्तान में इमरान खान की उसमें आसानियों के लिए बात करें तो मुझे लगता है कि पाकिस्तानी शायद एब्सोल्युटली नॉट कह सकते हैं अप्रैल तक कम से कम। ठीक है। अच्छा, आलमी सतह पर आपको किस तरह से लग रहा है कि फिर 2025 में जो आलमी कशीदगियां हैं वो बढ़ेंगी, और अगर बढ़ती हैं तो फिर किस तरह से पाकिस्तान पर असरअंदाज हो सकती हैं?
पाकिस्तान पे तो मुझे लग रहा है कि कहीं कोई हमें तो फायदा हो जाएगा, हमारे इर्द गिर्द से शायद कोई ऐसा ही सीन क्रिएट हो जाए। जैसे आपको पता ही है कि अगर यूरोप और रशिया और ये सब अगर किसी स्वेयर वॉर में चले गए, जो कि जाते लग रहे हैं, तो फूड की किल्लत, और आपको पता है एग्री कंट्री था यूक्रेन, कितना उसने बोझ उठाया हुआ था इर्द गिर्द का, वो शायद हमें मिल जाए, वो हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएं, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड भी अप्रैल के बाद बढ़ती नजर आ रही है। और अमेरिका वीक होगा एज कंपेयर टू पास्ट, अमेरिका अपनी रीट खो देगा काफी एरियाज पे, डॉलर की वो वक़्त नहीं रहेगी, लोग बार्टर ट्रेड पे चले जाएंगे, ऐसी सूरत हाल रहेगी। अच्छा, जिस तरह से अमेरिका के हवाले से ही आपने कहा कि अमेरिका अब अपनी वक़्त वो खो देगा, ये जो पावर शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स रशिया और चाइना, फिर आपको लग रहा है ज़्यादा हो जाएगा दूसरे ममालिक का? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, कोई भी पावर नहीं गेन कर पाएगा, उल्टा ये सारे के सारी जैसे कहते हैं डिसेंट्रलाइज होके अपने छोटे छोटे, और जैसे कहते हैं ना ब्लॉक्स में प्ले करेंगे, कोई एक इन पे काबिज नहीं होगा। मतलब जैसे हम सोचते हैं कि अमेरिका से जी चाइना अब सुपर पावर बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, नहीं होगा। अच्छा ठीक है, लास्ट कमेंट बस कीजिएगा, 2025 में माहौलियात के हवाले से या कुदरती आफात के हवाले से कोई अहम तब्दीलियां हो सकती हैं? क्योंकि हमने देखा पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा जो माहौलियाती तब्दीलियां, इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। सैलाब की सूरत में अगर हम बात कर लें, जिस तरह से मौसम हमारा बहुत ज़्यादा इससे मुतासर हो चुका है। देखें, अगला साल सबसे नंबर 1 पे जो खतरात होंगे वो तो जंगी होंगे, क्योंकि 2025 मार्च का ईयर है, और डेफिनेटली आपको सबसे ज्यादा जो खतरा है वो पहले जंगों से, जंगों के नतीजे में जो ताबकारी या जो टेम्परेचर राइज होगा उसकी वजह से बीमारियां और माहौलियाती जो मसाइल है उनका सामना हो सकता है। और सेकंड नंबर पे ये होगा कि हम वो जो कोरोना टाइप कोई चीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्च अप्रैल में, तो शायद फिर वो उसकी वजह से तो डेफिनेटली आपको पता ही है कि कितना ज्यादा स्वेयर था मामला। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मारूफ एस्ट्रोलॉजर मोहम्मद अस्साम अली हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे, और सितारों की रोशनी में वो बता रहे हैं कि 2025 का जो साल है वो पूरी दुनिया में जंगों का साल भी हो सकता है। और अब देखना यह है कि ये साल दुनिया के लिए उम्मीद और तरक्की का साल होगा या फिर कुछ मज़ीद मुश्किलात इस पूरे खत्ते के लिए, स्पेसिफिकली अगर हम पाकिस्तान की बात करें, वो बढ़ती हैं या कम होती हैं, आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, खौफ और अजीब व गरीब वाक़यात हमेशा इंसान की फितरत का हिस्सा रहे हैं, ख़ासतौर पर जब बात भूत प्रेत और मावराई चीज़ों की हो। ऐसी ही एक दिल दहला देने वाली कहानी हाल ही में थाईलैंड और म्यांमार की सरहद के करीब वाक़े गांव में पेश आई, जहां मकामी लोगों ने गहरे कुएं से आने वाली आवाज़ों को भूतों की आवाज़ समझ लिया। इस खौफ ने पूरे गांव को दहशत में मुब्तला कर दिया और कोई भी शख्स इस जगह जाने की जुर्रत नहीं कर सका। लेकिन जब हकीकत खुली तो सब ही हक्का बक्का रह गए, क्योंकि वो किसी भूत की आवाज़ नहीं थी, बल्कि एक इंसान की आवाज़ थी जो अपनी ज़िंदगी की बका के लिए 3 दिन तक कुएं में मदद के लिए पुकारता रहा। यह वाक़या न सिर्फ खौफ की शिद्दत को जाहिर करता है, बल्कि इस बात को भी साबित करता है कि कभी कभार हमारे तसव्वुरात और हकीकत के दरमियान जो फ़र्क है वो सिर्फ चंद लम्हों की देर से हो सकता है। यह कहानी हमें इस बात की याद दहानी कराती है कि खौफ की हकीकत हमेशा वो नहीं होती जो हम तसव्वुर करते हैं। थाईलैंड और म्यांमार की सरहद के करीब एक छोटे से गांव के लोग जब गहरे कुएं से आने वाली खौफनाक आवाज़ों को सुनते हैं तो उन्हें आवाज़ें किसी भूत या पुरस्कार कुव्वत की जानिब से समझ आती हैं। इस खौफ ने गांव के मकीनों को इतना डरा दिया कि वो इस जगह जाने से गुरेज करने लगे, और फिर पुलिस को इतला दी गई कि कुछ अजीब हो रहा है। लेकिन जब पुलिस ने इस मामले की खोज शुरू की तो हकीकत सामने आई। वो आवाज़ें किसी भूत की नहीं थीं, बल्कि एक इंसान की मदद की पुकार थी। चीन का रिहायशी 22 साला लियो जो बेध्यानी में गहरे कुएं में गिर गया था, 3 दिन तक जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला रहा। उसका जिस्म शदीद जख्मी था और वो भूखा प्यासा कुएं में फंसा हुआ था, लेकिन उसकी पुकार को इस खौफ के बायस सुना नहीं गया कि लोगों ने उसे भूत समझा था। जब पुलिस उस तक पहुंची तो लियो को जिंदा हालत में निकाल लिया गया और उसे मकामी अस्पताल में मुंतकिल किया गया, जहां उसकी हालत अब बेहतर बताई जा रही है। ये वाक़या हमें ये बात भी याद दिलाता है कि कभी कभार हमारे खौफ और तसव्वुरात हकीकत से ज़्यादा दूर नहीं होते, और उसमें हमें सही फैसले करने के लिए हकीकत को जांचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ऐसी बहुत सी कहानियाँ हैं जो हम पहले भी सुन चुके हैं, और ये कहानी ना सिर्फ इंसान की
की ज़िंदगी बचाने की कहानी है, बल्कि ये भी साबित करती है कि किस तरह से हमारा जो खौफ है वो हमें हकीकत से दूर कर देता है। इस वाक़े में लियो की मदद के लिए लोगों का जो खौफ था वो उसकी ज़िंदगी का ख़तरा बन गया था। इसलिए हमें हमेशा हकीकत को समझने की कोशिश करनी चाहिए और बग़ैर किसी अंदाजे के हमें फ़ैसले नहीं करने चाहिए, क्योंकि वो किसी की जान भी जोखिम में डाल सकते हैं। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, साल 2024 में सराइकी मौसीकी की दुनिया में कई गाने मकबूल हुए जिन्होंने सामीन की तवज्जो हासिल की। इनमें से एक नुमाया गाना मेरी मासी जीवे मासी, जिसे आफ्ताब अहमद ने पेश किया। इस गाने की मकबूलियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि यह सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और सामीन की बड़ी तादाद ने इसे पसंद किया। इस गाने की कामयाबी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे टिकटॉक और यूट्यूब पर भी वसी पैमाने पर देखा गया, जहां लोगों ने इस गाने के साथ वीडियोस बनाई और इसे शेयर किया। आफ्ताब अहमद आज हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, उनसे वाला गाना भी सुनेंगे और उनके दीगर गाने भी उनसे हम ज़रूर सुनेंगे। आफ्ताब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए? ठीक है आप? शुक्र अल्लाह का। आफ्ताब, कब से गा रहे हैं आप? मैं तकरीबन 7-8 साल से गा रहा हूँ। 7-8 साल से गा रहे हैं। और कब से आपके ये गाने ज़रा फेमस होने शुरू हुए? ये जो एक पूरी लिस्ट है जिसमें आपको फुफ्फी से बड़ी मोहब्बत है, खाला से बड़ी मोहब्बत है, ये सारे गाने आपने बनाए? मैंने गाना इसलिए बनाया था, मामा का गाना चल रहा था तो मैं बैठा हुआ था, तो मैंने सोचा कि मैं भी बना लूं। अच्छा। मैंने कहा मर्दों पे सारे बन चुके हैं, मैं थोड़ा खाला फुफ्फी पे बना लेता हूँ। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वायरल हुआ, लोगों ने सपोर्ट किया। और किस किस ने सपोर्ट किया ये जरूर बताइएगा। सपोर्ट आकिब जावेद खोखर, लुकमान जावेद खोखर और अतीक भाई ने मुझे। अच्छा, ये आपको सपोर्ट करते रहे हैं सारे। ठीक है। तो फैमिली में भी कोई सिंगर है या आप पहले ही हैं? नहीं, फैमिली में कोई नहीं है, मैं अकेला ही हूँ और सपोर्ट कोई नहीं करता। 7-8 साल से मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि अब लोग सपोर्ट करेंगे। इंशाल्लाह। तो बचपन से शौक था या फिर ये 7-8 साल पहले ही शौक आपका शुरू बस हुआ? ये शौक था तकरीबन 7-8 साल से, तो मैंने गाना शुरू कर दिया। ठीक है। ऐसे ही मेहनत करता रहा, आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने हूँ। तो ये लिखा किसने था ये गाना? आपने खुद लिखा या किसी ने लिखा आपके लिए? मैंने कुछ अपनी तरफ से लिखा था और पोइट जो है वो कामरान कामी साहब हैं। ठीक है। उन्होंने लिख के दिया था तरतीब बना के। और आपने फिर इसको टिकटॉक पर डाला या यूट्यूब पर डाला? मैं पहले तो मैं कराची में गया रिकॉर्डिंग कराने के लिए। ठीक है। फिर मैंने टिकटॉक पर डाला क्योंकि मेरी टिकटॉक न्यू अकाउंट था, मेरा नहीं चल रहा था। तो मैंने एक दोस्त को दिया तो उसके अकाउंट पे वायरल हो गया। अच्छा, ठीक है। तो ठीक है। तो अभी मेरा ख्याल है पहले गाना सुन लेते हैं आपसे, ताकि ज़रा सामीन को, जो हमारे नाज़रीन हैं, उनको भी पता चल जाए कि कौन सा गाना था जो इतना हिट हो गया। जी। मेरी मासी मेरी मासी मेरी मासी मेरी मासी मेरी मासी जीवे शाला तेक कुछ ना थीवे शाला। मेरी मासी मेरी मासी मेरी चाची मेरी चाची मेरी चाची मेरी चाची आज चाची दे गरी दे मेरा चाचा रन मुरी दे। जीवे चाची मेरी चाची जीवे चाची मेरी चाची। मेरी फुप्पो सोनी फुप्पो मेरी फुप्पो सोनी फुप्पो जीवे फुप्पो सदके वारी पई सड़दी दुनिया सारी। मेरी फुप्पो मेरी फुप्पो मेरी फुप्पो मेरी फुप्पो। अच्छा, ये मासी और फुप्पो से तो आपकी मोहब्बत है, लेकिन ये जो चाचे को आपने रनमुरीद बनाया है, ये थोड़ा मजाइया बनाया है। आपके चाचू ने गुस्सा नहीं किया आप पे? नहीं, मजाइया बनाया। हमने सोचा कि शायद वायरल हो। अच्छा, आपके गानों से ऐसा लग रहा है जैसे कहीं आपका रिश्ता हुआ है, या मासी की तरफ हुआ है या फुप्पे की तरफ हुआ है। बस सबसे मोहब्बत है, चाचा से भी मोहब्बत है। ठीक है जी। किसी ने एतराज नहीं किया इस पर? नहीं, किसी ने एतराज किसी ने भी नहीं किया। अच्छा, ठीक है। तो जब से फिर टिकटॉक पर वायरल हुए हैं तो कैसा रिस्पांस देख रहे हैं अपने जो आपके फ्रेंड सर्कल है या आपके इलाके के जो लोग हैं? लोगों ने बहुत सपोर्ट किया और लोग मैसेज भी करते हैं, फ़ोन भी करते हैं। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ जो लोग मेरी सपोर्ट करते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो गीत आएगा अच्छा करेंगे। ठीक है। अच्छा, फेवरेट सिंगर आपके कौन से हैं? अहमद नवाज छीना साहब। अच्छा, तो उनका कोई गाना जो आप हमें फिर सुनाएं? मैं सुना। देखवे सावल ना तेरे दी मुंदरी हथ विच पई वधिया मुंदरी हथ विच पई वधिया तू बरनी जे
ना बरनी जे तू बरनी जे ना बरनी जे मैं बरनी जानी आई वदिया देख वे संवल ना तेरे दी मुंदरी हथ विच पई वदिया मुंदरी हथ विच पई वदिया। तो कभी मिलने का मौका आपको मिला इनसे? जी बिल्कुल, मुलाकात हो चुकी है जी। मैं कैसी रही वो मुलाकात? क्योंकि जब भी कोई फैंस मिलते हैं अपने किसी चाहने वाले से तो मुलाकात बड़ी अनोखी होती है। मेरे उस्ताद हैं, मैं उनके पास गया था शागिर्दी के लिए, लेकिन कुछ हालात ऐसे थे मैं खुद को सपोर्ट नहीं कर रहा था, तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको टाइम लगेगा, तो साफ ज़ाहिर है पीछे आपका सर्किट भी चलाना है आपने, ठीक है, तो उससे बेहतर है कोई आप नज़दीक उस्ताद ढूंढ लें। बाकी मेरी तरफ से आपको इजाज़त है, आप कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर सिंगिंग के अलावा वैसे आप क्या करते हैं? कोई और प्रोफेशन भी है जिसको लाइफ में परसू कर रहे हैं? बस ये है कि कज़न है उनके साथ काम करता हूँ, ठीक है, और पैसे इकट्ठे करके फिर सॉन्ग करवा गाने पे लगा देते हैं जी, गाने। यानी कि शौक फिर आपका यही है, पैशन यही है? बस जी, बस लोगों की मोहब्बत है, लोग सपोर्ट कर रहे हैं। अभी इंशाल्लाह हम दूसरा सॉन्ग भी निकालेंगे अभी बहुत जल्द। तो फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं? किस तरह से सिंगिंग को आगे लेकर चलना है? मुश्किल काम है, आसान तो नहीं है, नए से नए गाने बनाने हैं, आवाम को वो पसंद भी आने चाहिए, और फिर इतने बड़े बड़े सिंगर्स पाकिस्तान में मौजूद हैं। बस कोशिश कर रहे हैं कि कोई अच्छा सा सॉन्ग मिल जाए, और जिस तरह के पोइट अच्छे हैं शायर, तो इनसे कोई गाना सॉन्ग अच्छा मिल जाए तो फिर ये है कि बंदा आगे निकल जाता है। और सॉन्ग उन लोगों को मिलते हैं जो पहले हाई लेवल के लोग हैं, वो पहले ही सॉन्ग ले लेते हैं, जो छोटे लोग हैं वो उन्हें ज़रा बड़े गाने मिल जाते हैं। हाँ। ठीक है, तो अभी किस तरह से आप देख रहे हैं, कितना रियाज आपको फिर डेली करना पड़ता है, क्योंकि तो काफ़ी मेहनत का काम है? बस ये कि सुबह 2 घंटे और 1 घंटा शाम को वक्त निकाल लेते हैं, इतना मतलब 3 घंटे। ठीक है, और आपको क्या लग रहा है कि इस करियर को परसू करने में आपका है फ़ायदा? क्योंकि जिस तरह से सिंगिंग बहुत एक मुश्किल काम है, बिल्कुल भी आसान नहीं है, बिल्कुल आपको अपनी एक फैमिली रूटीन है उसको भी साथ मेंटेन रखना है। बस कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा इसी में टाइम दूँ, इसमें फ़ायदा भी है और टाइम तो लगेगा, लेकिन उम्मीद है कि इंशाल्लाह मैं जल्द जो है ना आगे निकल जाऊंगा इस काम। तो अब 2025 में कौन से ऐसे गाने हैं जो तैयार किए जा रहे हैं? उनमें से कोई गाना अभी तक तैयार हुआ है? हाँ, एक गाना तैयार किया हुआ है, लेकिन वो इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग करानी है, जैसी आएगी तो वो। तो यहाँ पे थोड़ा सा गुनगुना दें, यहाँ पर भी लोग सुन लेंगे, या अभी उसमें वक्त है थोड़ा? हाँ, उसमें वक्त है। ठीक है, तो अभी कोई अपना पसंदीदा गाना हमें सुना दें। मैं सुना देता हूँ, थोड़ा सुना दूँ? जरूर। किथे मैं दे किथे ओ मिसम कनाओ कोई साने जोड़दा, बेशक सानू ढूंढ के मिलदा, ओ पर मिलदा अपनी लोड़दा, इवें कमलाए लमिया सोचिया चा, भला कोई संगती तोड़दा, इवें मुर्शिद सानू आदाई, ओ दर असल मुरीद कै होरदा, छोड़ वे मुर्शिद इश्क दे रो, मतलबी दुनिया मुनाफिक लोग, छोड़ वे मुर्शिद इश्क दे रो, मतलबी दुनिया मुनाफिक लोग, हर कोई उड़ दे खा के चोर, मतलबी दुनिया मुनाफिक लोग, साड़ी ए हुण प्यार तू तौबा, हर एक मतलबी यार तू तौबा, साड़ी ए हुण प्यार तू तौबा, हर एक मतलबी यार तू तौबा, नहीं करने हुण इश्क दरो, मतलबी दुनिया मुनाफिक लोग, मतलबी दुनिया मुनाफिक लोग। अच्छा आफ्ताब, अभी हम देख रहे थे कि सोशल मीडिया पर ना बहुत ज़्यादा मीम्स भी बन रही है अब आपके गाने को लेकर। जी जी। बहुत से ऐसे लोग हैं जो उस पर फनी वीडियोस भी बना रहे हैं, तो फैमिली में से फिर किसी ने कहा यार आइंदा से हमारे पे गाने ना बनाना? नहीं, फैमिली को इस बात का पता ही नहीं है कि मैं टिकटॉक पे इतना वायरल हूँ। अच्छा, बस ये है कि उनको पता है कि इसका सॉन्ग निकला हुआ है। ठीक है जी। तो वैसे आपने किससे सीखा था गाना?
ये गाना मैंने जब शेर ने तैयार करके दिया था तो मैंने एक हफ्ते में फिर अपना एक सुर बनाया, ठीक है, इसको तैयार किया, फिर जाके मैंने रिकॉर्डिंग कराई। चलें ठीक है, बेस्ट विशेज़ हैं आफ्ताब आपके लिए। आफ्ताब अहमद सराइकी गुलकार हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।